जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच में हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसमें निबंध भी आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें एक निबंध निलय और दूसरा कविता क्या है श्रद्धा भक्ति जो चिंतामणि भाग 1 का है। तो वो आपके पाठ में जो है मतलब कि आपके सिलेबस में उल्लेखित है, मतलब ये है कि आपको पढ़ना है वो। अभी तक हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के लगभग उपन्यास विधा हुआ, कहानी विधा हुआ या नाटक हो गया, और उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये तीनों विधाओं के साथ नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सभी विधा करने के बाद निबंध जो विधा थी, निबंध विधा में मैंने नहीं कराया था अभी। तो आज रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि कविता क्या है श्रद्धा और भक्ति, ये तो आपको निबंध में पढ़ना है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पहले प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र अगर मिला के आप देखेंगे तो पहले प्रश्न पत्र के जो गद्य खंड में आपको ये पढ़ना है कि निबंध क्या होता है, निबंध का उद्भव और विकास। तो अगर आप निबंध का उद्भव और विकास नहीं समझ पाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार प्रश्न निबंध निलय से या श्रद्धा भक्ति निबंध से या निबंध के उद्भव और विकास से आता है, हमें किस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल करना होगा। तो देखिए, हमें ये पता है कि हमारे सिलेबस में जो है निबंध निलय है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें निबंध निलय हमको पढ़ना है, और निबंध निलय के साथ हमें श्रद्धा और भक्ति को कवर करना है। लेकिन उसी के साथ गद्य खंड में निबंध का उद्भव और विकास देख लेना। अगर हम बहुत अच्छे से निबंध का उद्भव और विकास समझ लेंगे ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे को रिलेट कर पाएंगे। तो फिलहाल ये श्रद्धा भक्ति और चिंतामणि जो आपका कविता क्या है वो तो हम कराते रहेंगे बराबर। आज ये इसका इंट्रोडक्टरी क्लास है कि मतलब कितने प्रकार से किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है निबंध में। देखिए, हमने चिंतामणि भाग 1 निबंध निलय का भी लगाया है, ये अब धीरे धीरे आपका चलता रहेगा क्योंकि अब निबंध सेक्शन को ही हमें कवर करना है। लेकिन इन सबसे करने से पहले मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, आपको कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं प्रश्नों से अवगत कराती हूँ। जैसे हम इसमें अगर देखें कि प्रीवियस ईयर में देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए हैं, लगातार आप देखें कि प्रश्न की मांग क्या रही है, प्रश्न नाम से लगातार अगर पूछे गए हैं तो किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे पूछा गया है, ये यूपीएससी का प्रश्न है, और यूपीएससी के प्रश्न में आप देखेंगे तो प्रश्न इस प्रकार है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके निबंध में तर्क और विचार के साथ भाव प्रवणता भी है, इस कथन का सोधारण व्याख्या कीजिए। मतलब पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में आपको तर्क भी बताना है, तर्क और विचार के साथ भाव प्रवणता भी है, इस कथन को सोधारण उदाहरण के साथ आपको प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार अगर देखिए कि श्रद्धा और भक्ति पे प्रश्न किया गया है तो पूछा है कि श्रद्धा भक्ति के अंतर को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल के निबंधों की या निबंध की विशेषता बताइए। तो एक तरफ उनके तर्क और विचार के साथ भाव प्रवणता भी है आपको निबंध, क्योंकि निबंध में आपको ललित निबंध, वैचारिक निबंध, तर्क सम्मत जो निबंध, ये सारे निबंधों को देखना है। और निबंध के क्षेत्र में जो कीर्तिमान है हिंदी क्षेत्र में अगर देखें तो रामचंद्र शुक्ल ही शिरोमणि हैं इसके। तो निबंध के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न श्रद्धा और भक्ति से पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल जो है उनके निबंध की विशेषताएं बताइए। इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को अगर देखें, हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो बट मैनेज करिएगा। तीसरा जैसे देखिए आचार्य शुक्ल के निबंध की विभिन्न कोटियों का परिचय देते हुए मनोभावों से संबंधित निबंधों का वैशिष्ट्य प्रतिपादित कीजिए। वो मनोविकार संबंधी लिखते हैं, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, ग्लानि क्या है, ईर्ष्या क्या है, ऐसे तमाम उनके मनोविकार जो हमारे मन में तमाम विकार उत्पन्न होते हैं उनसे संबंधित तो वैचारिक निबंध लेखन के क्षेत्र में अग्रणी है। तो ऐसे में पूछा है कि आचार्य शुक्ल के निबंधों की जो विभिन्न कोटियाँ, पहले तो निबंध की विभिन्न कोटियाँ भी जाननी होगी आपको। तो आचार्य शुक्ल के निबंध की विभिन्न कोटियों का परिचय देते हुए मनोभाव से जो संबंधित उनके निबंध है, तो मनोभाव से संबंधित जब आप निबंध उनका पढ़ेंगे तो आपको उनके वैशिष्ट समझ में आएंगे कि वो निबंध कितने डेप्थ में जाके चीज़ों को पूछता है या समझाता है, इस तरीके से है। और आगे देखिए कि इस प्रकार इसमें पूछा गया जैसे कविता क्या है, तो कविता क्या है तो आपको पढ़ना ही है, ये तो हमारे सिलेबस में है ही। कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति निबंध, उनके आधार मतलब कि उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता भाषा विधिक मान्यताओं पे आपको प्रकाश डालना। तो ये कब आया है प्रश्न, 2017 का है। देखिए लगातार प्रश्न आया है, आप देखिए तो 2017 में ये भी प्रश्न है, 2017 में ये भी है, 2017 में ये भी है।
तो ये मतलब अलग अलग नन्नू कहानी वगैरह से, दूध और दवा से, लेकिन प्रश्न लगातार आता है। फिर से वापस कविता क्या है, उसके आधार पे रामचंद्र शुक्ल के संविधा जो कविता है उसकी कविता संबंधी समीक्षा करनी है। और देखिए आपको ललित निबंध भी देखना है। ललित निबंध में जैसे कुबेर नाथ राय जी का नाम आता है, इनका आता है, विद्यानिवास मिश्र जी का और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल का। तो जैसे ललित निबंध में भी कौन शिरोमणि है, कुबेर नाथ राय, तो उनके बारे में पूछ लिया कि ललित निबंध की भावात्मक और विचारात्मक, उनके बारे में बताइए, उनकी पृष्ठभूमि का परिचय दीजिए। ये 2015 का प्रश्न है। फिर द्विवेदी युगीन अगर देखा जाए, क्योंकि निबंध तो आपको उद्भव विकास देखना है ना, तो हर एक युग में निबंध चला होगा, चाहे वो भारतेंदु हो, द्विवेदी युग हो, चाहे उसको आप शुक्ल और शुक्लोत्तर इन सब में बांट के देखेंगे। तो पूछे कि द्विवेदी युगन निबंधों में भाषा संस्कार, रुचि पारिमार्जन, वैचारिक परिपक्वता और विषय विविधता के कारण आए परिवर्तनों को उदाहरण सहित रेखांकित कीजिए। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध, देखिए कुबेर नाथ राय जी का ललित निबंध पूछ लिया आपसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध के बारे में कि वैचारिकता किस भांति अनुश्रित रहती है। इस बात पर सम्यक रूप से विचार कीजिए कि नई कहानी की यात्रा, तो नई कहानी के प्रश्न हो गए। अब देखिए यहाँ पे और भी प्रश्न इससे आए हैं, जैसे जिस तरह अपने ललित निबंधों से कुबेर नाथ राय जी भारत ने विश्व भर के नए पुराने रूप को हृदय और बुद्धि के कसौटी पर जांचते निबंध छेद के लिए यह नया बौद्धिक रस संजीवनी बना, इसका विवेचन कीजिए। और इसी प्रकार ललित निबंधों में वैचारिक पक्ष किस तरह लालित्य में घुल मिल जाता है, समीक्षा कीजिए, है ना। तो ये तमाम जो है प्रश्न ये आपके किससे आए हुए हैं, चिंतामणि भाग 1 निबंध निलय से अगर आप देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके वहाँ से आते हैं। लगातार मतलब कि प्रश्न आया है, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे इसके बाद भी प्रश्न लगातार इनसे आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो हिंदी निबंध साहित्य का विषयगत वैविध्य भारतीय संस्कृति की बहुविध विशेषताओं को कैसे शब्दबद्ध कर रहा है, ये 15 नंबर का है 2016 में, पेपर दूसरे यानी सेकंड पेपर में आपके ये प्रश्न आया भारतीय संस्कृति से जोड़ के। जैसे इसमें तमाम ऐसे कुटज वगैरह भी और भी वो निबंध हैं जिनमें भारतीय संस्कृति के गहरे तत्व हैं। निबंध निलय में भी आपको 12 निबंध पढ़ने हैं, तो उनमें भी आपको अलग अलग जो निबंधकार हैं उनके निबंध के तात्विक दृष्टि से देखें तो उसमें सांस्कृतिक तत्व विद्यमान है, वैचारिक तत्व विद्यमान है, ये सारे विद्यमान हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही पूछा कि बहुविध विशेषताओं को कैसे वो शब्दबद्ध कर रहा है। फिलहाल कविता क्या पे लगातार प्रश्न आता है। और फिर भारतेंदु युगीन की वैचारिकता कितनी गहन और गंभीर है। बालकृष्ण भट्ट अगर देखें तो इसमें हसमुख गद्य के, मैं इसलिए इन सारे प्रश्नों को इंगित कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको, क्योंकि पिछले जो क्लासेज हुए ना जैसे उपन्यास कहानी, तो इन सब में मैं ये नहीं करती थी, आपको डायरेक्ट उपन्यास वगैरह पढ़ाती थी। मैंने सोचा कि फर्स्ट पेपर का अलग से सेपरेट कराएंगे, लेकिन उसके लिए ये भी है कि शर्त कि आप लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हिंदी को बहुत ज़्यादा देखने वाले नहीं है। तो इससे अगर आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है ऑप्शनल क्या जो ऑप्शनल, तो आप लगातार अपनी प्रतिक्रिया, मैं कभी नहीं कहती कि सब्सक्राइब और लाइक करिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे। अगर वो चीज़ होगा तो बहुत ही तन्मयता के साथ हम भी वीडियो बना पाएंगे। अदरवाइज़ ये लगेगा कि उस तरीके से ना कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी बनाने के लिए, क्योंकि बनाने में भी बहुत एफर्ट लगता है और किस तरीके से आपका डिमांड है वो भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो उसके अनुरूप आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते रह सकते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। मेरा पढ़ाने का अभी मैंने ये चेंज किया है कि अभी सबसे पहले मैं आपको पूरे निबंध के बारे में बता देती हूँ कि निबंध क्या है, उद्भव विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे वितरित हुआ, अलग अलग युग देखिए, अलग अलग युगों में कौन कौन विशेष निबंधकार रहे हैं, फिर आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, फिर आपके सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है, मैं पूरा बता दूँगी इस वीडियो में, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है एक तरीके से, निबंध के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें मैं पूरा ओवरऑल बता दूँगी। बाकी आप निरंतर अगर लगे रहें तो निरंतर लगे रहेंगे, क्योंकि आपको अभी पहले पेपर का भाषा खंड पूरा देखना है, पहले भाषा खंड में आपको सेकंड वाला भी देखना है, और दूसरे प्रश्न पत्र का ये भी काफ़ी, तो बहुत सेक्शन अभी बाकी है। अभी तो उपन्यास कहानी तो कहीं भी पढ़ लेंगे, बाकी भाषा संबंधी वगैरह सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, तो वो आपके सपोर्ट से ही चीज़ें हो पाएंगी। देखिए यहाँ पे जैसे है कि शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों पर उनकी रस दृष्टि, तो जैसे जैसे मैं निबंध पढ़ाऊंगी ना तो मैं उसमें ये इंगित करते जाऊंगी, इंडिकेट करते जाऊंगी कि देखिए मनोविकार संबंधी, क्योंकि आप श्रद्धा और भक्ति निबंध, कविता क्या है, निबंध इतना अच्छा निबंध है, मतलब आपके वैचारिक स्तर पे एक प्रस्फुटन की ऐसी स्थिति होगी ना कि आपको भी लगेगा कि तात्विक दृष्टि से बहुत कुछ जानने और समझने को, और कितनी गहराई से परिपूर्ण निबंध है। तो वो निबंध से इतनी तन्मयता के साथ आप पढ़ेंगे और उतनी गहनता के साथ तो
चीज़ों को आप वहाँ से निकाल पाएंगे। ऐसी कविता क्या है निबंध के आधार पे? देखिए, निबंध के आधार पे आपको सभ्यता के विकास संबंधी चीज़ों को बताना है। और इसी प्रकार और भी आए हैं प्रश्न, लगातार मैं बाद में भी दिखाती रहूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा कर दिया है। और हाँ, अगर ये चीज़ आपको PDF चाहिए होगा तो हिंदी और प्राइड से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हालांकि मैं उतना वहाँ एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि उतना चीज़ें आप लोग उतना एक्टिव दिखते नहीं, तो मैं भी उतना नहीं रहती हूँ। देखिए, एक दुनिया समानांतर, ये तो लगातार हिंदी निबंध यात्रा में अगर आपको देखना है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशिष्ट पहचान को सतर्क रेखांकित कीजिए। शिल्प एवं विषय की दृश्य स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी पर है वो। रामचंद्र शुक्ल अथवा कुबेर नाथ राय की निबंध कला पर, यानी दोनों लोगों का पूछ लिया एक साथ, रामचंद्र शुक्ल का भी पूछ लिया, कुबेर नाथ राय जी का भी पूछ लिया, और क्या पूछा है? निबंध कला। दोनों लोगों के उस पर निबंध कला पे आपको प्रकाश डालना है। फिर ललित निबंध कला जो है, ललित निबंध कला के बारे में बोले तो ललित निबंध कला जो है सांस्कृतिक एवं मानवीय पक्षधरता के परिप्रेक्ष्य में कुबेर नाथ राय के ललित निबंध लेखन की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये पूछ लिया है कि जो ललित निबंध है आपका, ललित निबंध के सांस्कृतिक एवं मानवीय पक्षधरता के परिप्रेक्ष्य में कुबेर नाथ राय के ललित निबंध लेखन की आपको समीक्षा करनी है। 2002 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऐसी चिंतामणि भाग 1 तो करना ही है। तो चिंतामणि भाग 1 के निबंध के आधार पर रामचंद्र शुक्ल के निबंध कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करना है। 2000 में ये प्रश्न आया है। ऐसे मैंने कहा कि इनके भाव या मनोविकारी संबंधी निबंध के बारे में पूछता है। रामचंद्र शुक्ल ने उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया अपने निबंधों को मनोविकार संबंधी अलग अलग। चिंतामणि में संग्रहित जो भाव है या मनोविकार से संबंधित निबंधों की आपको विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ये सारे होंगे, वापस मैं इस स्लाइड को फिर से दिखाऊंगी, है ना। और भी देख लीजिए, ये तमाम प्रश्न इससे पूछे गए, लगातार पूछे गए। इवन ये है कि यहाँ तो जो पूछे गए ये सारे तो निबंध निलय वाले से ही हम बता रहे हैं अभी तो, लेकिन इनके अलावा आपके सिलेबस में जो है श्रद्धा भक्ति, देखिए कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति से निबंध पूछे गए। जैसे कविता क्या है, तो कविता क्या से निबंध कैसे कैसे पूछे गए अगर देखें तो ये प्रश्न पत्र आपका द्वितीय, इसमें जैसे कविता क्या है वो तो हो गया। मान लीजिए श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है अथवा श्रद्धा और भक्ति निबंध में व्यक्त शुक्ल जी के विचारों को आपको करना है, मतलब क्लासिफाई भी करना कि श्रद्धा भक्ति में क्या बताते हैं, कविता क्या है बताते हैं। या पठित निबंधों के आधार पर आचार्य शुक्ल की भाषा और शैलीगत विशेषताओं का विवेचन करिए, है ना। कविता केवल, तो इन सारे प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे जरूर, ये तब होगा जब आप थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। अब एक काम ये करना है कि देखिए ये तो प्रश्न यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। आप अगर BPSC में देखेंगे ना, ये BPSC के प्रश्न आए हुए हैं, तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है BPSC के लिए भी उतना ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ भी श्रद्धा और भक्ति निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो व्यक्त करना चाहते हैं उनकी प्रासंगिकता पे प्रश्न पूछा, वो भी 50 नंबर का 2019 में, जो 63वां BPSC है उसमें। पठित निबंध के आधार पर आपको आचार्य शुक्ल के भाव या मनोविकार विषयक निबंधों का विश्लेषण करना है। पठित निबंधों के आधार पर आचार्य शुक्ल की निबंध कला पर विचार मतलब प्रकाश डालना है। आचार्य शुक्ल भाव या मनोविकारी, तो लगभग वही है, सेम प्रश्न का है, प्रश्न का जो पैटर्न है चेंज नहीं है, ये सब BPSC में आया हुआ है ना। जैसे प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा की भी कुछ अंश मिलती है, इस कथन पे विचार करनी है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या दूसरे की प्राप्ति या प्राप्ति की संभावना से उत्पन्न दुख है। निबंध कला की दृष्टि से लज्जा और ग्लानि अथवा लोभ और प्रीति के बारे में, तो हमने कहा ना कि इन्होंने तमाम मनोविकार संबंधी जो लिखे हैं निबंध, उसमें लज्जा और ग्लानि भी है, लोभ और प्रीति भी है, प्रेम है, ईर्ष्या है ना, इन सारी चीज़ों को, और विचारात्मक। और देखिए इनके बारे में ये भी पूछ लिया है आपसे कि जो इनके एक निबंध लेखन की शक्ति है जो इनको अलग ही स्थान देती है, विचारात्मक भी है, भावात्मक भी है, व्यंग्य प्रियता है, इनके सामंजस्य शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। इस मान्यता की कसौटी पर शुक्ल जी के निबंधों की परीक्षा करनी है और परीक्षा करके निष्कर्ष को निकालना है। तो ये सारे जो है प्रश्न ये आप देखते हैं कि प्रीवियस के क्लासेस में, मतलब प्रीवियस के क्लास में ये प्रीवियस जो पेपर हुए हैं आपके वो लगातार आए हुए हैं। अब मैं यहाँ से आपका शुरू करवाती हूँ, है ना। अब की बार मैंने थोड़ा चेंज किया है, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट भी आपको ये करा सकती थी, लेकिन मुझे क्या लगता है अगर हम डायरेक्ट इसको कराएंगे ना तो उतना ज़्यादा आपके लिए मतलब एक तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होगा।
तो मुझे क्या लगता है कि फ़ायदेमंद हो, इसके लिए मैं सबसे पहले ये करती हूँ, आपको निबंध के बारे में बताती हूँ। निबंध है क्या, निबंध का विकास हुआ कैसे, फिर जो हम श्रद्धा भक्ति पढ़ेंगे या जो शुक्ल जी को पढ़ेंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि एक चीज़ देखिएगा, आप पूरे हिंदी साहित्य में आपको हमने देखी है यहाँ पे नाम लिखा है शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। जब भी कोई हिंदी क्षेत्र में आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हिंदी क्षेत्र में एक तरीके से ऐसा काम करता है कि जो अतुलनीय होता है, किसी की तुलना करने योग्य नहीं होता है और वो अपना अमिट छाप छोड़ के जाता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि हम उसी के नाम से वर्गीकरण कर देते हैं अपने हिंदी साहित्य का। जैसे यहाँ पे हिंदी निबंध के विकास में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय भूमिका शुक्ल जी का रख दिया, शुक्ल पूर्व युग रख दिया, शुक्ल युग रख दिया, शुक्लोत्तर युग रख दिया। तो यानी शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य में इतना काम, जैसे आप पढ़े होंगे कि आधुनिक में ही भारतेंदु जी के नाम से, या आप द्विवेदी युग को देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही पूरा युग चल रहा है ना। तो ऐसे ही जब प्रेमचंद जी का आप कहानी और उपन्यास विधा को देख रहे हैं तो उन्हीं के नाम से कहानी और उपन्यास विधा को कर दिया गया। जयशंकर प्रसाद का जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक को उसी विधा के आधार पर रख दिया। सेम थिंग जब निबंध के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, हिंदी साहित्य के निबंध क्षेत्र में, वहाँ पर आप देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार रखा है शुक्ल पूर्व, यानी शुक्ल जी। तो शुक्ल जी इसी तरीके से मतलब कह सकते हैं कि निबंध के क्षेत्र में सर्वे सर्वा है, मतलब उनके बिना निबंध ना आगे ना पीछे, न उनके अलावा जितने भी लोगों ने लेखनी चलाई उस स्तर तक किसी ने लेखनी चलाया हो, ऐसा आधार नहीं है। तो निबंध के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप पहली दृष्टि में रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और अच्छी बात यह है हमारी सिलेबस में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है श्रद्धा भक्ति कविता क्या है। बाकी निबंध निलय में तो काफ़ी जो अलग अलग निबंधकार हैं उनका संकलन आपको उठा के दे देता है। अब जैसे हम पूछे कि यहाँ पे पढ़ रहे थे हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, ये बात समझ में आए कि हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, क्या कारण रहे विकास होने के। तो उसके पहले विकास के कारण में अगर हम देखें, हिंदी निबंध के विकास में अगर चीज़ों को देखना चाहें तो उसमें है कि साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास जो होता है ना, वो आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग की देन अगर मान के चले कि कैसे आधुनिक युग की देन है, क्योंकि आप देखिए कि जब तक आपके यहाँ मुद्रण कला नहीं रही होगी, छपाई का कोई स्रोत नहीं रहा होगा, लोगों को आवश्यकता नहीं महसूस हुई होगी कि समाचार पत्र वगैरह हो, तो इससे कभी भी लेखन की तेज़ी आई नहीं होगी, लेखन की वृद्धि एक तरीके से लेखन बढ़ा नहीं होगा। और आप यहाँ समय भी देख रहे हैं 1850 से 1920, आपको कुछ लग रहा होगा कि 1850 से 1920 यानी भारतेंदु से लेके आप मान के चलते हैं द्विवेदी जी का समय, ये दोनों लोग आ जाते हैं इसमें। तो भारतेंदु जी भी आते हैं, द्विवेदी जी भी आ जाते हैं। 1850 से 1920 यानी 1850 से 1900 और 1900 से लेके आप 1920 समथिंग मान लीजिए कि आपका चल जाता है वो द्विवेदी जी का। आप उसी समय समानांतर देखेंगे कि हमेशा हर एक चीज़ की परिस्थितियाँ भी देखनी पड़ती, तो साहित्य में परिस्थितियाँ भी विद्यमान होती हैं। उसके उस बैक साइड में जाके देखेंगे तो पैरेलली क्या हो रहा था, समानांतर देश में आपके यहाँ आज़ादी भी बहुत तेज़ी से ज़ोरों शोरों से पकड़ रहा था। अभी 1857 की क्रांति नहीं हुई है, भारतेंदु जी जन्म ले लिए हैं। उस समय जितने भी लेखक होंगे, जितने भी साहित्यकार होंगे, मन में एक छटपटाहट होगी सामाजिक क्रांति करने की। और समाज क्या करता है, साहित्य क्या करता है, साहित्य जो एक तरीके से समाज में जितने लोग उनकी व्याप्त जो समस्याएं हैं, उनकी मनोकांक्षाएं हैं, है ना, उनकी आवाज़ बन के लेखनीबद्ध होकर हमारे समक्ष आता है। तो जब 85 में अगर देखें कि जन्म के साथ या 50 में भारतेंदु युग की शुरुआत के साथ चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं, तो ये जो समय आता है ये गद्य का कि अभी हमको विकास करने की ज़रूरत है और कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो अनेक ऐसे कारण थे जिसमें आप राष्ट्रीय जागरण कह सकते हैं, देश प्रेम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीयता के मुद्दे कह सकते हैं, मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं, मुद्रण कला का प्रचार है, समाचार पत्र का प्रकाशन, और लोगों के अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में जो एक तरीके से हमारा एक तरीके से पढ़ा लिखा वर्ग जो था, जो कि आप देखिए कि पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आ रहा था, तो ऐसा महसूस किया गया कि हमें भी लेखन करना है, हमें भी लोगों को जागरूक करना है। तो ये आप देखिए कि 19वीं सदी यानी आधुनिक युग की देन के रूप में हम कहते हैं कि ये विधा जिसके माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचा सकता था, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता था निबंध लेखन। तो निबंध हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का उद्भव इसी आधार पर होता और इसी कारण की वजह से होता, इसके पीछे कारण यही है।
और शुरुआती जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है, मतलब ये चीज़ें। और भारतेंदु के बारे में कहें तो भारतेंदु के लेखकों का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई भी चीज़ कोई प्रारंभ करता है ना, शुरुआत करता है, तो शुरुआत करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग कोई चीज़ कर रहे हो। स्टार्टिंग करना का मतलब आप सबसे ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हो। तो उसमें आप देखिए कि शुक्ल पूर्व युग की बात करें तो शुक्ल पूर्व में कौन आएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल पूर्व, हम पहले इन तीनों लोगों को, ये चीज़ों को नहीं, पहले आपको हम 3 युग में ये बांट के दिखा देते हैं कि जब हिंदी निबंध का विकास हम कर रहे हैं तो हमने कहा कि कारण ये था, इसके पीछे विशेष प्रोत्साहन मिला। और लेकिन इस समय आप देखते हैं कि इसको हमने 3 युग में बांट दिया, यानी एक शुक्ल पूर्व युग कर दिया 1850 से 1900, एक हमने शुक्ल युग कर दिया, ये 1920 से 40 तक चला, एक हमने शुक्लोत्तर युग कर दिया 1940 से आज तक। तो ये 3 कैटेगरी में जब भी हम निबंध पढ़ेंगे तो 50 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 40, शुक्लोत्तर युग 1940 से आज तक करते हैं। फिर आपको हर एक युग में, जैसे ये युग है ना, इसमें भी आपको जैसे अलग अलग साहित्यकार के बारे में पढ़ लेना कि 3 साहित्यकार जैसे निकल के आपके आ जाते हैं। शुक्ल पूर्व में कौन कौन आएगा? तो पहले आपको 2 युग देखने को मिल जाएगा, एक ही भारतेंदु युग भी आता है, द्विवेदी युग भी आता है। फिर आप देखते हैं कि भारतेंदु युग में कौन खास कवि आते हैं और द्विवेदी के युग में आते हैं। तो ये पूरा जैसे ही आप इतना कर लेते हैं तो इससे आपका शुक्ल पूर्व युग कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जब शुक्ल युग आते हैं तो शुक्ल युग में आप देखते हैं कि शुक्ल युग में इनके अलावा तो कोई था ही नहीं, यानी पूरे शुक्ल युग में आपको सिर्फ शुक्ल जी को ही पढ़ना है, क्योंकि उनका ही इतना ज़्यादा है कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्ल जी के समय के अंत तक, जो 1940 से आज तक जो चल रहा है उसको कहेंगे वो शुक्ल जी के बाद का युग। यानी जो शुक्ल जी आए तो हमने कहा उसके पहले का युग ये हो गया, शुक्ल जी नहीं रहे, उसके बाद जो लेखन निबंध साहित्य में हुआ ये इसके शुक्लोत्तर 1940 से आज तक है। अब यहाँ पे एक एक लोगों के बारे में, ये तो हमने टाइम लाइन बता दिया कि इस टाइम लाइन से आप चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए शुक्ल पूर्व युग में आता कौन कौन है। अगर हम शुक्ल युग पूर्व की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है। शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करने वाले भी कौन थे? नवजागरण के अग्रदूत थे। हिंदी साहित्य लेखन में भारतेंदु जी का अपना अलग ही एक कह सकते अद्वितीय स्थान है, आप उनको भी तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने हर एक विधा को करने की संपन्न करने के प्रयास किए, मतलब एक तरीके से जो नींव होता है, बेस होता है, आधार तैयार करना, वो काम कौन करता है? भारतेंदु जी कहते हैं। इसलिए हिंदी नाटक की भांति, जैसे नाटक में आप देखते हैं कि नाटक में भी कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद का नाम सुनते, भारतेंदु जी का नाम सुनते, उसी तरह निबंध लेखन की शुरुआत भी हम मान के चलते कि भारतेंदु जी से हुआ और भारतेंदु युग से हुआ। और उसमें भी कैसे? इन्होंने 1868 में, भारतेंदु जी 1868 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ करते हैं। इनकी पत्रिका होती है कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन आरंभ करते हैं और इसी प्रकाशन से हिंदी लेखन विशेष रूप से प्रभावित हुआ। यानी जब 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा लिखा तो लोग इससे बहुत प्रभावित हुए और कई पत्र पत्रिकाएँ उस समय शुरू हुई जो कि बहुत ही फेमस पत्र पत्रिकाएँ हैं। उनमें कुछ नाम है, जैसे एक नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी का, जिसको अभी आपको नीचे पढ़ना है यहाँ पे, प्रताप नारायण मिश्र जी। तो जैसे इनकी पत्रिका हो गई, प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका का नाम था ब्राह्मण पत्रिका। ऐसे बालकृष्ण भट्ट जी को, इनको आपको पढ़ना है, इनकी पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। ऐसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा प्रकाशित जो था उसका नाम था आनंद कादम्बरी। ये कुछ है निबंध जो इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। जब पत्र पत्रिकाएँ निकलती, जैसे कवि वचन सुधा हो गया, तो जब पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई तो अलग अलग जो है, प्रताप नारायण का ब्राह्मण हो गया, हिंदी प्रदीप हो गया, प्रेमगंज द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बरी हो गया, ये कुछ ऐसे लेखे जो निबंध प्राय इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। तो ये जो पत्र पत्रिकाएँ थी एक तरीके से, क्योंकि शुरुआती थी तो उतनी प्रौढ़ नहीं हो पाएंगी। तो प्रौढ़ मतलब कि धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती है ना तो प्रौढ़तम स्थिति में होती चली जाती हैं। अब हमने कहा कि अभी भी भारतेंदु जी एंट्री किए हैं, और अगर भारतेंदु जी एंट्री किए हैं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो प्रौढ़तम स्थिति में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने किस आधार पे निबंध की शुरुआती दौर में क्या अपना योगदान दिया, अगर वो कहे तो हाँ, ये चीज़ है कि भारतेंदु युग के जो लेखक हैं उनका विशेष महत्व ये रहा है कि उन्होंने विषय, शैली और भाषा 3 स्तर पर निबंध में नए प्रयोग किए। किन किन स्तरों पे? इनका एक हो गया कि इन्होंने विषय के स्तर पे प्रयोग किया है, प्लस भाषा के स्तर पे प्रयोग किया है,
प्लस शैली के स्तर पे भी प्रयोग किया है। विषय, भाषा, शैली, इन तीनों स्तर पे किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के जो भी लेखक थे उन्होंने किया। लेकिन यही चीज़ आप कहेंगे कि इससे आगे, क्योंकि शुक्ल पूर्व युग में तो 2 युग आपको पढ़ने हैं, यानी एक खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग आ गया, दूसरा द्विवेदी युग आ गया। क्योंकि आपने टाइम लाइन देखा ना, 1850 से लेके पूरे 1920 तक जा रहा है, जिसमें भारतेंदु युग प्लस द्विवेदी युग दोनों आ जा रहा है। तो भारतेंदु युग अपने समय में विषय, भाषा, शैली के आधार पे काम करते हैं, उसी को बढ़ाने का काम कौन करता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में करते हैं। द्विवेदी युग में वही काम भाषा का जो प्रौढ़तम रूप होता है, यानी उसको मानकता प्रदान करना। आप देखिए शुरुआती दौर में कोई लिखेगा तो इतने ज़्यादा तो क्रांतिकारी उसकी इस तरीके से नहीं हो कि सारी चीज़ें उसमें डाल दे, थोड़ा थोड़ा गलती होता है, फिर सुधार होता है, गलती सुधार ऐसे होता है ना। तो बिल्कुल विषय, भाषा, शैली में तो उन्होंने अपने स्तर पर किया, लेकिन द्विवेदी युग में जाते जाते वही चीज़ें हुई कि उसको भाषाई स्तर पर मानक रूप निर्मित हुआ, यानी चिंतन में प्रौढ़ता दिखी, शैली में परिष्कारिता दिखी। तो ये चीज़ आपने देखना है कि मतलब भाषा के स्तर पे अगर देखा जाए कि प्रौढ़तम रूप कहाँ से आया, तो द्विवेदी युग से आया। तो ये चीज़ देखिए, शुक्ल पूर्व युग में आपने 2 लोगों का देखा, एक तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र का देखा, भाषा, शैली और साथ ही साथ विषय के स्तर पे। और अगर देखा जाए कि भाषाई स्तर पे निबंधों को प्रौढ़तम स्थिति किसने दी, तो द्विवेदी युग में प्राप्त हुआ। अब यही चीज़ जब आप सोचते हैं कि फिर इसके बाद, ये युग के बाद क्या हुआ, जो रामचंद्र शुक्ल प्रवेश किए और उससे क्या क्रांतिकारी हो गया। देखिए अभी ये अलग अलग लोगों का दिखाते ही रहेंगे आपको, है ना, ये अलग अलग पहले आपको युग समझा दे। तो जैसे हमने कहा ये शुक्ल युग है। शुक्ल युग में आप देखिए कि हमने कहा था कि भाषा, है ना, प्लस शैली, भाषा प्लस शैली हो गया, प्लस आपने देखा विषय। इन 3 स्तरों पे तो आप देख रहे हैं कि पहले ही हो चुका था, भारतेंदु जी ने कर दिया था। भाषाई स्तर पे बहुत अच्छे से द्विवेदी जी ने कर दिया। लेकिन अब जो बचा था काम, उसको काम किसने किया? शुक्ल युग ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतना मतलब परिष्कार कर दिया, चिंतन में उनकी प्रौढ़ता है, विचारात्मकता है, शैली में परिष्कारिता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचार, शैली और भाषा, यहाँ पे देखिए भाषा, शैली और विषय है। और जब शुक्ल जी आते हैं तो उनके में आपको यहीं पे जोड़ देना है विचार, क्योंकि शुक्ल जी का मानना ही है, शुक्ल जी जो एक तरीके से निबंध लेखन में जो इनकी है विचारात्मकता जो होती है वो केंद्र में आती है। इनकी विचार प्लस शैली वगैरह तो पहले भी मिल गया आपको, शैली, भाषा, लेकिन आपका जो इनका केंद्रीय जो याद रखना है तो विचार। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रवेश से निबंध में, निबंध एक तरीके से जो बधा हो, मजबूती से कोई चीज़ों को बधना ही निबंध होता है। तो इनके प्रवेश से विचार, शैली, भाषा के स्तर पे शुक्ल जी जब प्रवेश करते हैं तो अपना एक अलग ही स्वरूप मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि निबंध के क्षेत्र में जैसे नाटक और कविता में जयशंकर प्रसाद का स्थान, उपन्यास, कहानी, विधा में प्रेमचंद का स्थान, और उसी तरीके से निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का विशेष महत्व है। तो आपने ये शुक्ल युग समझ लिया होगा, यानी आपको 2 युग तो समझ में अच्छे से आ गया। तो 2 युग में आपको समझ में आ गया। अब तीसरा आप देखिए कि आपको हमने 1920 से 1940 तक, यानी आपको शुक्ल पूर्व युग 1820 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940। अब जो तीसरा युग की शुरुआत हुई, इसको कौन सा युग कहते हैं? इस युग को कहते हैं शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्ल के उत्तर, शुक्ल जी के बाद में जो लिखा गया। तो शुक्लोत्तर युग में वैचारिक निबंध भी देखने को मिला, व्यंग्यात्मक निबंध भी देखने को मिला और ललित निबंध। जो खास तौर पे हमें पढ़ना है, ध्यान देना है, वो हमें ललित निबंध पे फोकस करना है शुक्लोत्तर में। और हमारे जो प्रश्न भी आते हैं ललित निबंध से, जैसे आपने कुबेर नाथ राय जी का देखा, साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल के साथ आप देखिए कि कुबेर नाथ राय जी का ललित निबंध किन में है। यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, भारतीय सामाजिक मूल्यों के तहत अगर देखा जाए तो ललित निबंध ने अपने बीज में क्या ऐसी चीज़ों को बोया हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ललित निबंध में देखना है। तो होपफुली अभी सबसे पहले आप 3 चीज़ों को कैटेगराइज कर पाए होंगे कि आपको इन 3 भागों में बांट के चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, अभी तो इतने में मैंने जो बताया है इन 3 भागों में आप चीज़ों को समझ पाए कि इनके में 3 पार्ट में आपको चीज़ों को बांट के पढ़ना है। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बड़ा नहीं हो जाएगा वीडियो, है ना, तो ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को एलबोरेट कर देंगे कि शुक्ल पूर्व युग में भारतेंदु जी का क्या योगदान रहा,
है ना। भारतेंदु जी के साथ आपको अभी देखना होगा कि कई लोगों का योगदान कैसे कैसे रहा है। मैं स्लाइड तो तैयार सारा की हूँ। इसमें जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिखाएंगे आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे हो गए, है ना। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में देखें तो बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, ये हो गए। इन्हीं के साथ आप द्विवेदी युग के अलावा अगर देखेंगे तो शुक्लोत्तर में आपको वैचारिक निबंध, व्यंग निबंध, ललित निबंध, और ललित निबंध को हम बहुत डिटेल से चीज़ों को करा देंगे। बाकी शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग करना ही है। फिर ललित निबंध में एक एक लोगों का हम अच्छे से करा देंगे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो बहुत डिटेल में आपको करना है। फिर विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, उनके बारे में डिटेल से कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेलिंग करा देंगे। फिर ये होगा कि आपको श्रद्धा भक्ति निबंध पूरा करा देंगे और फिर निबंध निलय करा देंगे। फिर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये कितना अच्छे से वीडियो आप लोग इसको इनकरेज कर रहे हैं, तेज़ी से लेके वो कर रहे हैं, आपको भी क्यूरियोसिटी दिख रही है, तो उतने अच्छे से हम भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।